आज हम बात कर रहे हैं भारत की हायर एजुकेशन में आ रहे एक बड़े बदलाव की। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हो रहा है, खासकर ग्रेजुएशन लेवल पर। हमारे पास इससे जुड़ा एक दस्तावेज है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्नातक कार्यक्रम का नया ढांचा। तो कोशिश रहेगी कि इसके मेन पॉइंट्स और इसके पीछे की सोच को समझें। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत शायद इस सोच से करें कि आजकल हायर एजुकेशन का मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं रह गया है ना? सही बात है। बात हो रही है ऐसे लोग तैयार करने की जो सोच समझ सकें, जिनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और जो क्रिएटिव हो, खासकर 21वीं सदी के हिसाब से। हाँ। और एक बात ये भी सुनी है कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज को अगर स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स के साथ मिलाएं तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर होती हैं। हाँ, ये बात काफी अहम है। देखिए, ये नीति मानती है कि हायर एजुकेशन का रोल सिर्फ पढ़ाई तक नहीं है, इसका मकसद समाज की भलाई भी है और भारत को एक बेहतर, न्यायप्रिय और मानवीय राष्ट्र बनाना भी। तो इसी सोच के साथ यूजीसी ने एक नया सिस्टम बनाया है, छात्रों को ध्यान में रखकर। इसे कहते हैं पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क, शॉर्ट में CCFUP। CCFUP, अच्छा। तो ये क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है असल में? मतलब इससे क्या फायदा होगा? असल में ये एक ऐसा ढांचा है जो छात्रों को ना मॉड्यूलर तरीके से क्रेडिट जमा करने और ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। मतलब सीखना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अच्छा, फ्लेक्सिबल। तो इस नए ढांचे में सबसे बड़े प्रैक्टिकल बदलाव क्या हैं? सुनने में आ रहा है कि डिग्री की ड्यूरेशन मतलब अवधि को लेकर काफी कुछ बदला है। हाँ, सही समझ रहे हैं। अब ग्रेजुएशन डिग्री 3 या 4 साल की हो सकती है। और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि बीच में पढ़ाई छोड़ने और फिर से जुड़ने के कई ऑप्शन होंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी ने 1 साल पूरा किया तो उसे सर्टिफिकेट मिल सकता है, 2 साल किए तो डिप्लोमा और 3 साल पर एक सामान्य बैचलर्स डिग्री। लेकिन हाँ, जोर जो है वो 4 साल के मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कई विषयों वाले स्नातक कार्यक्रम पर ज्यादा है। 4 साल पर ज्यादा जोर क्यों? उसमें क्या खास बात है? देखिए, 4 साल का जो स्ट्रक्चर है वो छात्रों को गहराई से अपने मुख्य विषय यानी मेजर पर फोकस करने का मौका देता है। और साथ ही वो कोई दूसरा पसंदीदा विषय जिसे माइनर कहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, मेजर और माइनर दोनों? जी हाँ। और इसके साथ ही उन्हें एक पूरी मतलब कई विषयों को समेटने वाली शिक्षा का अनुभव मिलता है, जिसे होलिस्टिक या मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं। और एक और बात, अगर कोई छात्र 4थे साल में अपने मेजर विषय में अच्छी खासी रिसर्च पूरी करता है, मतलब एक रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उसे बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च मिलेगी। ऑनर्स विद रिसर्च, ये तो काफी अच्छा है भविष्य के लिए। बिल्कुल, ये रिसर्च आगे की पढ़ाई या करियर के लिए बहुत काम आ सकती है। तो ये जो लचीलापन है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, क्या यही NEP के मूल सिद्धांतों में से एक है? हाँ बिल्कुल। ये लचीलापन कुछ बुनियादी आइडिया से जुड़ा है। पहला तो ये कि हर छात्र अलग है, उसकी अपनी क्षमताएं हैं, उनको पहचानना और उनका विकास करना। दूसरा, छात्रों को चॉइस देना कि वो अपनी पसंद और टैलेंट के हिसाब से अपने रास्ते, अपने प्रोग्राम चुन सकें। ठीक है। तीसरा, सिर्फ एक स्ट्रीम में बनकर नहीं रहना, मतलब साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, स्पोर्ट्स, सबको मिलाकर एक पूरी शिक्षा देना। मतलब इंजीनियरिंग का छात्र संगीत भी पढ़ सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ सकता है। या इतिहास का छात्र डेटा एनालिसिस सीख सकता है। यही तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। और चौथा, रटने की बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर जोर। क्रिटिकल थिंकिंग, नैतिकता और लाइफ स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, इन सब पर ज्यादा ध्यान देना। तो मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस है। हाँ, और इसमें तकनीक का भी कुछ रोल रहेगा। जी। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की बात है, पढ़ाने में भी और सीखने में भी। और साथ ही जो अपनी लोकल संस्कृति है, जो स्थानीय ज़रूरतें हैं, उनका सम्मान करना, समाज के हर वर्ग को बराबर मौके देना और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपराएं हैं उन पर गर्व करना, ये सब भी इसके अहम सिद्धांत है। समझ गया। तो कोर्स में किस तरह के नए सब्जेक्ट्स या एक्टिविटीज हम देख सकते हैं? देखिए, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम तो है ही, उसके साथ साथ समुदाय से जुड़ा वाले प्रोजेक्ट्स होंगे, समाज सेवा होगी, एनवायरमेंटल एजुकेशन भी। एनवायरमेंटल एजुकेशन जैसे? हाँ, जैसे क्लाइमेट चेंज है, वेस्ट मैनेजमेंट है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, इन सब मुद्दों पर।
और साथ में नैतिक और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा भी होगी। मतलब सिर्फ क्लासरूम लर्निंग नहीं। और प्रैक्टिकल अनुभव के लिए क्या सोचा गया है? उसके लिए इंटर्नशिप के मौके, लोकल इंडस्ट्री के साथ या व्यापार, कलाकार, कारीगर, इनके साथ जुड़कर काम करने का मौका। अच्छा। इससे छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी मतलब नौकरी पाने की क्षमता भी बढ़ेगी। उन्हें रियल वर्ल्ड का अनुभव मिलेगा। क्या नए जमाने के विषय भी शामिल होंगे? आजकल जैसे AI वगैरह की बहुत बात होती है। हाँ, निश्चित रूप से। जो पारंपरिक विषय है वो तो रहेंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, बिग डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे जो नए और उभरते हुए क्षेत्र हैं, उनको भी सिलेबस में जगह दी जाएगी। मकसद यही है कि छात्र आज की जो तेजी से बदलती दुनिया है उसके लिए पूरी तरह तैयार हों। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत में ग्रेजुएशन की पढ़ाई अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ज़्यादा होलिस्टिक और स्किल ओरिएंटेड होने जा रही है। सार यही है। छात्रों के पास अब कई रास्ते होंगे, कई विकल्प होंगे। ये सिर्फ डिग्री लेने की प्रक्रिया नहीं रहेगी, बल्कि कोशिश है कि ये एक पूर्ण विकसित इंसान बनने का सफर बने। लक्ष्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि छात्रों की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, सामाजिक हैं, शारीरिक हैं, भावनात्मक और नैतिक क्षमताएं हैं, उन सब का एक साथ विकास करना है। और ये जो समग्र नजरिया है, ये छात्रों को मुश्किल समस्याओं को सुलझाने, क्रिएटिव ढंग से सोचने और अलग-अलग फील्ड्स में गहरी विशेषज्ञता हासिल करने के लिए तैयार करेगा। चलिए, तो ये तो हुई इस नए ढांचे की बात। संक्षेप में कहें तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई बदल रही है, ज्यादा चॉइस, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्किल्स पर ज्यादा ध्यान। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो नया लचीला और मल्टी डिसिप्लिनरी ढांचा है, ये सिर्फ लोगों के पर्सनल करियर को ही कैसे प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि भारत में इनोवेशन मतलब नई खोजों और प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीकों को कैसे बदल सकता है। इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा आगे। फ्लेक्सिबिलिटी, इस पर बहुत जोर है। जी हाँ। जैसे मर्जी के विषय चुनो, कॉलेज बदलो, बीच में छोड़ो, वापस आओ, ये सब। हाँ। तो चलिए इसी को समझते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही लचीलापन। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब विद्यार्थी बंधे नहीं रहेंगे एक रास्ते से। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से अपना रास्ता बना सकते हैं। अच्छा, जैसे अलग-अलग कॉलेजों से कोर्स लेना या ऑनलाइन ऑफलाइन मिला जुला के पढ़ना, ये सब हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसका मकसद ही यही है कि विद्यार्थी सिर्फ एक ही दायरे में ना सोचें, मल्टी डिसिप्लिनरी बने। और इसको मुमकिन बनाने के लिए ना दो मेन चीजें हैं। एक तो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब ABC। ABC, हाँ, सुना है इसके बारे में। ये क्या है असल में? ये एक तरह का समझ लीजिए डिजिटल लॉकर है। विद्यार्थी जो भी क्रेडिट कमाएगा वो उसमें जमा होते रहेंगे। अच्छा। और वो इन क्रेडिट्स को अलग-अलग जगह इस्तेमाल कर सकेगा। और दूसरी चीज है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, मतलब आना जाना आसान। हाँ, मतलब अगर जरूरत पड़ी तो आप पढ़ाई बीच में छोड़ सकते हैं और कुछ समय बाद वापस वहीं से शुरू कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा बदलाव है। अच्छा, और कोर्स के स्ट्रक्चर में सेमेस्टर वगैरह का क्या सिस्टम है? जी, उसमें भी बदलाव है। अब एक एकेडमिक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, पहले की तरह। हाँ, पर हर सेमेस्टर लगभग 90 वर्किंग डेज का होगा। और एक नई चीज है, गर्मियों में समर टर्म। समर टर्म करीब 8 हफ्ते का आपने कहा? जी, लगभग 8 हफ्ते। तो ये छुट्टियों के अलावा है, इसका क्या काम होगा? हाँ, ये सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, इसका इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है, जैसे इंटर्नशिप करनी हो या कोई खास स्किल सीखनी हो। अच्छा। खासकर उनके लिए जो शायद जल्दी कोर्स पूरा करना चाहें, या फिर मान लीजिए कोई कोर्स रह गया, बैकलॉग है, तो वो भी इसमें पूरा कर सकते हैं। ये तो काम की चीज है। जी, संस्थान अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें कोर्स दे सकते हैं। ठीक है। और ये मेजर और माइनर सब्जेक्ट, ये आजकल बहुत चर्चा में है, ये क्या फंडा है? हाँ, ये एक अच्छा तरीका है। देखिए, मेजर तो आपका मुख्य विषय होगा जिसमें आपको डिग्री मिलेगी। मेन सब्जेक्ट? हाँ, मेन सब्जेक्ट। लगभग 50% क्रेडिट उसी के होंगे। और माइनर एक तरह से सहायक विषय है। एडिशनल, हाँ, उसमें कम से कम 12 क्रेडिट लेकर आप उस फील्ड की भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? जरूर। जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स में मेजर कर रहा है, ठीक है,
और अगर वो स्टैटिस्टिक्स में कम से कम 12 क्रेडिट ले लेता है तो उसकी डिग्री होगी BA इन इकोनॉमिक्स विद अ माइनर इन स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, तो स्पेशलाइजेशन भी और थोड़ी वाइड नॉलेज भी। बिल्कुल, एक संतुलन बनाने की कोशिश है। अच्छा, और अगर कोई बीच में पढ़ाई छोड़ना चाहे तो? पहले तो साल बर्बाद हो जाता था, अब क्या होगा? हाँ, यही तो वो मल्टीपल एग्जिट काम आता है। अब अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कैसे? जैसे 1 साल पूरा किया, मतलब करीब 40 क्रेडिट, और साथ में एक छोटा समर वोकेशनल कोर्स, हाँ, तो आपको UG सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट 1 साल बाद? जी। ओके। और अगर 2 साल पूरे किए, मतलब लगभग 80 क्रेडिट, और वो समर कोर्स, तो UG डिप्लोमा मिलेगा। डिप्लोमा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप 3 साल के अंदर वापस आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ये वापसी वाला क्लॉज अहम है। बिल्कुल। फिर 3 साल में डिग्री 120 क्रेडिट या 4 साल में ऑनर्स डिग्री 160 क्रेडिट का ऑप्शन तो है ही। और वो रिसर्च वाला भी कुछ था? हाँ, 4 साल की डिग्री में रिसर्च का ऑप्शन भी है, ऑनर्स विथ रिसर्च। उसके लिए जाहिर है आपके पहले 6 सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, करीब 75%। और कॉलेज में सुविधाएं भी? जी, विभाग में रिसर्च गाइड और सुविधाएं होनी चाहिए। मतलब हर स्टेज पे कुछ ना कुछ मिल रहा है। डिग्री के टाइप्स में भी कुछ वैरायटी है? सिंगल मेजर, डबल मेजर? हाँ, काफी वैरायटी है। आप चाहें तो सिर्फ एक मेजर पर फोकस करें या फिर 2 मेजर एक साथ करें, मतलब डबल मेजर। डबल मेजर, उसमें क्रेडिट कैसे बटेंगे? उसमें दूसरे मेजर में भी कम से कम 40% क्रेडिट लेने होंगे। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम भी है। जैसे इकोनोमेट्रिक्स। इसमें इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, मैथ्स जैसे जुड़े हुए विषय होंगे। या फिर मल्टीडिसिप्लिनरी, जैसे लाइफ साइंसेज, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, कई अलग अलग साइंस होंगे। अच्छा, काफी विकल्प हैं। जी, मकसद यही है कि विद्यार्थी अपनी पसंद और फ्यूचर प्लान के हिसाब से चुनाव कर सके। ये सब क्रेडिट पे टिका है। ये क्रेडिट आवर क्या चीज है असल में? इसे कैसे समझे? क्रेडिट आवर देखिए बस एक तरीका है ये नापने का कि किसी कोर्स में कितनी मेहनत लगनी है, वर्कलोड कितना है। मतलब घंटे? हाँ, एक तरह से। एक क्रेडिट का मतलब है कि 15 हफ्ते के सेमेस्टर में हर हफ्ते कितने घंटे की पढ़ाई होगी उस कोर्स के लिए। पढ़ाई मतलब सिर्फ क्लास? नहीं, सब कुछ। लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल, लैब वर्क, फील्ड वर्क, जो भी उस कोर्स का हिस्सा है। अच्छा। जैसे 3 क्रेडिट का लेक्चर कोर्स है तो मतलब हफ्ते में 3 घंटे क्लास, पूरे सेमेस्टर में 45 आवर्स। प्रैक्टिकल में थोड़ा अलग होता है, 1 क्रेडिट के लिए शायद हफ्ते में 2 घंटे देने पड़े। ये बस ये पक्का करता है कि हर कोर्स को उसकी डिमांड के हिसाब से वेटेज मिले। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नया ढांचा पढ़ाई को ज्यादा फ्लेक्सिबल बना रहा है। हाँ, विद्यार्थी केंद्रित है और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा दे रहा है। ये जो फ्रेमवर्क है NHEQF, ये परिणाम आधारित दृष्टिकोण या आउटकम्स बेस्ड अप्रोच पर जोर देता है। हाँ। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब फोकस किस चीज पर है? इसका सीधा सा मतलब है कि जोर इस बात पर है कि छात्र ने असल में क्या सीखा और वो उस सीखे हुए ज्ञान से क्या कर सकता है। अच्छा। पहले क्या होता था कि ये सिलेबस पूरा हो गया, परीक्षा हो गई, बस। हाँ। यहाँ फोकस इस पर है कि जो पढ़ा है उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल भी कर पाओ। इसमें 2 तरह के परिणामों की बात है। एक तो जो विषय पढ़ा है उसका ज्ञान, ठीक है, विषय विशिष्ट ज्ञान। हाँ, और दूसरा है सामान्य सीखने का परिणाम, मतलब वो स्किल्स जो हर ग्रेजुएट में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी विषय पढ़े। ओके, तो पहले ये विषय वाले ज्ञान पर आते हैं। इसमें क्या अलग है? मतलब सिर्फ फैक्ट्स याद रखना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ रटना नहीं, इसमें विषय की एक गहरी समझ होनी चाहिए। गहरी समझ? जैसे वो विषय दूसरे विषयों से कैसे जुड़ता है, उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है। यहाँ तक कि आजकल स्वरोजगार मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की सोच और उससे जुड़े हुनर भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, ये तो जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, ताकि छात्र सिर्फ दोहराए नहीं बल्कि उस ज्ञान को असल दुनिया की चुनौतियों में, समस्याओं को सुलझाने में लगा सकें। ठीक है, अब आते हैं उन सामान्य परिणामों पर। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगते हैं। हाँ, ये हैं भी बहुत जरूरी, क्योंकि ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है। ये कौन-कौन से हैं और आज ये इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जा रहे हैं? ये बहुत ही अहम है क्योंकि दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से। सही बात है।
इसमें सबसे पहले है जटिल समस्या समाधान, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिर्फ जानी पहचानी नहीं, बल्कि नई अनदेखी सिचुएशन में भी प्रॉब्लम को समझना और उसका हल निकालना। ओके। फिर है आलोचनात्मक सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, ये तो बहुत सुना है आजकल। हाँ, और ये बेहद जरूरी है। आज इतनी इन्फॉर्मेशन है चारों तरफ। हाँ, फोन पर, हर जगह। बिल्कुल। तो ये क्षमता कि आप किसी बात को यूं ही ना मान लें, उसका विश्लेषण करें, सबूत देखें, तर्क की कमियां पहचानें, ये बहुत जरूरी है। सही कहा। और फिर है रचनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी। हाँ। लीक से हटकर सोचना। हाँ, बिल्कुल, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। किसी समस्या को अलग अलग नजरिए से देखना, नए समाधान खोजना। अच्छा। और एक और बहुत अहम चीज है, सीखने का तरीका सीखना। सीखने का तरीका सीखना? ये कैसे? मतलब ये कि आप खुद से सीखते रहने के लिए तैयार हों। आज कोई एक स्किल या डिग्री पूरी जिंदगी काम नहीं आती, है ना? बिल्कुल नहीं। तो लगातार नया सीखने की क्षमता, खुद को अपडेट रखने की क्षमता, बदलते माहौल में ढलने की क्षमता, ये सबसे बुनियादी स्किल है शायद। तो ये तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाले कौशल नहीं हुए, ये तो जिंदगी जीने के तरीके। हाँ बिल्कुल, ये लाइफ स्किल्स हैं। ये आपके करियर के लिए तो जरूरी हैं ही, पर एक अच्छे नागरिक बनने, समाज में सही ढंग से रहने और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। फ्रेमवर्क कुछ और चीजों पर भी जोर देता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात ठीक से कहना, दूसरों की सुनना। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। टीम में काम करना, आजकल अकेले काम नहीं होता। हाँ, सहयोग। हाँ, सहयोग। डिजिटल स्किल्स जो आज के जमाने की जरूरत है। बिल्कुल। और एक और अहम बात, बहुसांस्कृतिक क्षमता, मतलब अलग अलग कल्चर के लोगों को समझना, उनके साथ काम कर पाना। और नैतिक मूल्य। हाँ, वो भी, वैल्यू इनकल्केशन, सही गलत की समझ, जिम्मेदारी का एहसास। लक्ष्य एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण। तो अगर हम सार देखें तो ये फ्रेमवर्क एक ऐसे ग्रेजुएट की कल्पना कर रहा है जो सिर्फ अपने विषय का जानकार ना हो, हाँ, बल्कि वो क्रिटिकल थिंकर हो, क्रिएटिव हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, लगातार सीखने वाला हो और समाज के प्रति जिम्मेदार भी हो। बिल्कुल सही, एक तरह से चौतरफा विकास। ये सोच तो बहुत अच्छी है, समग्र विकास की बात है। हाँ, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल भी खड़ा होता है। क्या? ये फ्रेमवर्क कहता है कि ज्ञान और कौशल को नई अपरिचित स्थितियों में लागू करने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, तो फिर हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वो पारंपरिक परीक्षाओं से हटकर इन गुणों को, जो शायद नापने में भी मुश्किल है, हाँ, जैसे क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे मापेंगे? हाँ बिल्कुल, इनको प्रभावी ढंग से कैसे जांचेंगे, कैसे उनका मूल्यांकन करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पर सोचने की जरूरत है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। पारंपरिक परीक्षा प्रणाली शायद इसके लिए काफी न हो। इस पर आगे विचार करना होगा। हमारे पास ये जो दस्तावेज हैं, ये बताते हैं कि 3 और 4 साल के डिग्री प्रोग्राम अब कैसे दिखेंगे। जी। हमारा मकसद है कि हम समझें कि ये बदलाव क्या है, छात्रों के लिए इनके मायने क्या हैं, और ये उनके सीखने के तरीके को कैसे बदल सकता है। बिल्कुल। और ये देखिए, ये सिर्फ क्रेडिट या कोर्स की लिस्ट भर नहीं है, ये असल में कोशिश है कि सीखने का जो पूरा अनुभव है वो ज्यादा लचीला बने और व्यापक हो, और आज के हिसाब से स्किल ओरिएंटेड भी हो। इसमें मेजर, माइनर, फिर अलग अलग डिसिप्लिन के कोर्स, भाषा, स्किल कोर्स और कुछ वैल्यू एडेड कोर्स, इन सबका एक, कह सकते हैं, मिश्रण है। इसमें एक बात मुझे काफी दिलचस्प लगी कि दूसरे सेमेस्टर के बाद मेजर विषय बदलने का ऑप्शन है। हाँ। ये तो छात्रों को काफी आजादी देता है कि वो पहले साल में थोड़ा एक्सप्लोर कर लें, है ना? शुरू में ही सब तय करने का दबाव नहीं। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत अहम भी है, क्योंकि देखिए, कई छात्र स्कूल के ठीक बाद इतने पक्के नहीं होते जी कि उन्हें किस खास दिशा में जाना है। सही बात है। तो ये विकल्प उन्हें एक मौका देता है कि वो बिना किसी डर के अपने इंटरेस्ट को ठीक से समझ सकें। जी। अब 3 साल की डिग्री हो या 4 साल की डिग्री, मतलब ऑनर्स या रिसर्च के साथ ऑनर्स, दोनों के लिए क्रेडिट की जरूरतें तो अलग हैं। हाँ। पर ये लचीलापन दोनों में रखा गया है। अच्छा। और 4 साल वाले प्रोग्राम में खासकर वो जो ऑनर्स विद रिसर्च है, उसमें तो आखिरी साल में रिसर्च पर काफी जोर है। मेथोडोलॉजी, प्रोजेक्ट, शोध प्रबंध, ये सब, ये विषय की गहरी समझ बनाने में मदद करता है। और मेजर के साथ ये माइनर का भी जिक्र है। तो सिर्फ एक ही विषय में बंध के नहीं रहना है। सही कहा, बिल्कुल। माइनर के जरिए क्या है कि छात्र अपने मुख्य विषय के अलावा किसी दूसरे एकेडमिक फील्ड में या फिर यहाँ तक कि किसी वोकेशनल यानी व्यावसायिक क्षेत्र में भी जानकारी और हुनर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, वोकेशनल भी? हाँ,
सोचिए कोई इतिहास पढ़ रहा है और साथ में डेटा एनालिसिस का माइनर कर ले, तो उसके लिए आगे कितने अलग तरह के रास्ते खुल सकते हैं। हाँ, ये तो काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है। जी, और ये चुनाव भी मेजर की तरह ही दूसरे सेमेस्टर के आखिर में करना होता है। इसमें ये जो व्यावसायिक कोर्स की बात की, उसमें कम से कम 12 क्रेडिट रखे गए हैं। इसका एक फायदा ये भी है कि अगर कोई छात्र मान लीजिए जल्दी प्रोग्राम छोड़ता है, तो उसके पास कम से कम कुछ नौकरी लायक हुनर तो हों। गहराई और हुनर के अलावा लगता है कि सोच का दायरा बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। जैसे ये मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स का क्या आइडिया है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए अलग से 9 क्रेडिट रखे गए हैं। छात्रों को अपने मेजर या माइनर से हटकर कम से कम 3 अलग-अलग एरियाज जैसे कि नेचुरल साइंस हो गया, या मैथ स्टैट्स कंप्यूटर, या फिर सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इनमें से किसी में बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल के कोर्स करने होंगे। अच्छा, कोई भी 3? हाँ, पर शर्त यह है कि वो विषय उन्होंने 12वीं क्लास में ना पढ़ा हो। ओके। मकसद बस यही है कि उनकी समझ, उनकी बौद्धिक सोच थोड़ी और व्यापक बने। वो चीजों को सिर्फ एक ही नजरिए से ना देखें। और फिर भाषा और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी कुछ हैं। हाँ। और ये स्किल और वैल्यू एडेड कोर्स, ये कितने तरह के कोर्स हो गए? हाँ, देखिए इनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं जो सबके लिए जरूरी हैं। पहला है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स यानी AEC। ये 8 क्रेडिट का है। इसमें भाषा और कम्युनिकेशन पर फोकस है, जैसे कोई एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और अंग्रेजी। ठीक है। दूसरा है स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी SEC। ये सीधे सीधे प्रैक्टिकल स्किल्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स पर जोर देता है ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। और तीसरा है वैल्यू एडेड कोर्स यानी VAC। ये 6 से 8 क्रेडिट का है। इसमें कुछ विषय सबके लिए अनिवार्य है, जैसे भारत को समझना, पर्यावरण विज्ञान या शिक्षा, डिजिटल और तकनीकी समाधान जिसमें AI, बिग डेटा जैसी चीजें आ सकते हैं, और स्वास्थ्य, योग, खेल कूद। ये वैल्यू एडेड कोर्स में भारत को समझना या पर्यावरण विज्ञान जैसे विषय क्यों जरूरी माने गए हैं? क्या ये सिर्फ किताबी पढ़ाई से आगे जाने की बात है? हाँ बिल्कुल, ये यही दिखाता है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ डिग्री लेना या नौकरी पाना ही नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार, एक जागरूक नागरिक बनना भी है। सही। ये कोर्स कोशिश करते हैं कि छात्र अपने समाज से, अपने देश से, अपने पर्यावरण से जुड़ें, और साथ ही AI, बिग डेटा जैसे जो डिजिटल समाधान वाले कोर्स हैं, वो उन्हें भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार करते हैं। और ये सब सिर्फ क्लासरूम में ही होगा या बाहर निकलकर सीखने का भी कुछ है, जैसे इंटर्नशिप वगैरह? नहीं, बिल्कुल, प्रैक्टिकल अनुभव पर भी काफी जोर है। समर इंटर्नशिप का प्रावधान है, करीब 2 से 4 क्रेडिट का। इसमें छात्र किसी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी, संगठन, NGO, सरकारी दफ्तर, यहाँ तक कि किसी कलाकार के साथ भी इंटर्नशिप करके असल दुनिया का अनुभव ले सकते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया है। जी, इसके अलावा कम्युनिटी एंगेजमेंट और सर्विस, मतलब समुदाय से जुड़ना और सेवा करना, या फिर फील्ड बेस्ड लर्निंग, जैसे किसी गांव या शहर में जाकर किसी छोटे प्रोजेक्ट पर काम करना, ये सब भी शामिल हैं। ये सारी चीजें किताबी ज्ञान को असल जिंदगी से जोड़ने में मदद करती हैं। अच्छा, और ये जो पढ़ाने और टेस्ट लेने के तरीकों में बदलाव की बात है कि अब टीचर सेंटर नहीं, लर्नर सेंटर्ड होगा, इसका क्या मतलब है असल में? छात्रों के लिए क्या बदलेगा? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि अब फोकस सिर्फ लेक्चर सुनने या रट्टा मारने पर नहीं होगा। क्लासरूम ज्यादा इंटरैक्टिव होंगे, छात्रों की भागीदारी बढ़ेगी, मतलब डिस्कशंस होंगे, ग्रुप वर्क होगा, प्रेजेंटेशंस होंगे। ओके। और मूल्यांकन यानी असेसमेंट, वो भी सिर्फ साल के अंत वाले एग्जाम पर टिका नहीं रहेगा। पूरे सेमेस्टर लगातार मूल्यांकन चलता रहेगा, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसमें कई तरीके इस्तेमाल होंगे, छोटे टेस्ट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन, वाइवा। ग्रेडिंग के लिए वही SGPA और CGPA सिस्टम रहेगा। और हाँ, कोर्स को उनकी डिफिकल्टी के हिसाब से कोड भी दिया गया है, जैसे 100 लेवल मतलब फाउंडेशनल, 400 लेवल मतलब एडवांस्ड। और वो जो 4 साल की ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री है, उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट करना जरूरी है? हाँ, वो 8वें सेमेस्टर में अनिवार्य है। ये खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो आगे चलकर रिसर्च या अकादमिक दुनिया में जाना चाहते हैं। उनके लिए ये एक मजबूत नींव तैयार करेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नई संरचना एक तरह से ज्ञान की गहराई यानी मेजर, और साथ ही चौड़ाई यानी मल्टीडिसिप्लिनरी और माइनर, और फिर व्यवहारिक हुनर जैसे इंटर्नशिप और स्किल कोर्स, इन सब के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश लग रही है। बिल्कुल सही समझा आपने।
और सबसे अहम बात शायद ये है कि कैसे सैद्धांतिक ज्ञान को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और सामाजिक जुड़ाव से जोड़ने पर जोर दिया गया है। हाँ, वो लचीलापन और छात्र के अपनी पसंद को महत्व देना तो साफ दिख रहा है। खैर, ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या ये इतनी संरचित लेकिन साथ ही इतनी लचीली व्यवस्था सच में छात्रों को भविष्य की अनिश्चितताओं और जो करियर इतनी तेजी से बदल रहे हैं, उनके लिए पूरी तरह तैयार कर पाएगी? सोचने वाली बात है।